हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के पार्ट 4 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा बच्चों, हम लास्ट लेक्चर में अनुक्रमण की बात कर रहे थे और हमने अनुक्रमण के दो प्रकार यानी प्राथमिक अनुक्रमण यानी प्राइमरी सक्सेशन और द्वितीयक अनुक्रमण यानी सेकेंडरी सक्सेशन देख लिया था। अब आज हम किसकी बात करेंगे भाई? अनुक्रमण में ही हम एक नग्न चट्टान पर अनुक्रमण देखेंगे। तो हम किसकी बात करेंगे बच्चों? एक नग्न चट्टान पर अनुक्रमण। मैंने आपको बताया था बच्चों, एक संपूर्ण अनुक्रमण को हम लोग शेयर कहते हैं और चट्टान पर एक अनुक्रमण हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? लिथोजियर। ठीक है, तो शेयर का मतलब अनुक्रमण है और एक चट्टान या रॉक पर अनुक्रमण हो रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? लिथोजियर। इसको आप एक और नाम से भी जान सकते हैं, ज़ेरोसियर। ज़ेरोसियर का मतलब है क्योंकि यह शुष्क वातावरण में हो रहा है। किस प्रकार के वातावरण में अनुक्रमण हो रहा है? एक शुष्क या ड्राई एनवायरनमेंट में, एक सूखे वातावरण में अनुक्रमण हो रहा है, इसलिए इसको हम ज़ेरोसियर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या रखना है? सबसे पहली जाति या सबसे पहला जो समुदाय एक नग्न चट्टान पर आकर स्थापित होगा उसे हम पायनियर जाति या पायनियर समुदाय कहते हैं और वो क्या होती हैं? लाइकेन्स। ठीक है, तो लाइकेन्स हमारे पास क्या हो गई बच्चों? पायनियर समुदाय का एग्जाम्पल हो गया। तो हमारे पास जो पहली जाति या पहला समुदाय जो एक नग्न चट्टान पर आकर स्थापित होता है वो है लाइकेन्स। लाइकेन्स भी आपको याद होगा बच्चों, हमने दो प्रकार की बात की थी। एक होता है क्रस्टोज लाइकेन, सबसे पहले वो आएगा, और उसके पश्चात फोलियोज लाइकेन्स। लाइकेन्स हमने पढ़े हैं, सहजीवी संयोजन होता है शैवाल और कवक के मध्य। तो हमने बात की थी दो क्रस्टोज, पहले क्रस्टोज लाइकेन्स आएंगे फिर फोलियोज लाइकेन्स। तो सबसे पहले जो नग्न चट्टान पर आकर स्थापित होगा, शुष्क वातावरण सूखे वातावरण में आकर स्थापित होगा, वो कौन से हैं? लाइकेन्स। अब ये लाइकेन्स क्या करेंगे बच्चों? ये लाइकेन्स अम्ल उत्पादित करेंगे। लाइकेन्स क्या करेंगे? अम्ल या एसिड का उत्पादन करेंगे। अम्ल या एसिड जो है वो चट्टानों को घोलेगा और चट्टानें जब घुलेंगी बच्चों तो चट्टानें घुलकर मृदा का निर्माण, मृदा के साथ साथ थोड़ी आर्द्रता का निर्माण होगा, है ना भाई? चट्टान तो सूखी है लेकिन उस सूखी चट्टान पे लाइकेन्स जब आकर स्थापित होंगे तो वो अम्ल का स्रावन करेंगे। अम्ल का स्रावन होगा तो चट्टानें घुलेंगी और चट्टानें घुलेंगी तो उनमें नमी पैदा होगी और मृदा का निर्माण होगा। तो नमी आएगी और मृदा का निर्माण होगा तो ये जो नया वातावरण है ये किसी नए समुदाय के लिए, और नया समुदाय कौन सा होगा बच्चों? मोसेस। हाँ, मोसेस क्या थे भाई? ब्रायोफाइट्स। तो लाइकेन्स के बाद जो नेक्स्ट समुदाय आकर स्थापित होगा जिसमें मृदा होगी, नमी युक्त मृदा है, नमी की आवश्यकता किसे होती है? मोसेस। तो लाइकेन्स के बाद कौन सा समुदाय आकर स्थापित होगा? मोसेस। फिर कुछ वर्षों तक मोसेस रहेंगे, फिर मोसेस के बाद जो नया पादप समुदाय आकर स्थापित होगा वो होंगे हर्ब स्टेज। हर्ब स्टेज का मतलब है घास वाला स्टेज। अब इसमें भी सबसे पहले तो 1 वर्षीय घास होगी भाई, और 1 वर्षीय घास के बाद बहुवर्षीय घास। ठीक है, तो लाइकेन्स, लाइकेन्स के बाद क्या आ गया बच्चों? मोसेस। मोसेस के बाद कौन से आ गई? घासों वाली अवस्था यानी हर्ब स्टेज। फिर हर्ब या घास की अवस्था के बाद हमारे पास श्रब स्टेज आएगा। ठीक है, हर्ब के बाद क्या आता है हमारे पास? श्रब स्टेज यानी झाड़
वाली अवस्था। कई सालों तक आपके पास ये श्रब वाली अवस्था यानी झाड़ वाली अवस्था रहेगी और अंत में जाकर आपके पास फॉरेस्ट, अंत में जाकर आपके पास चरम समुदाय आएगा जिसे हम कहेंगे वन या फॉरेस्ट। तो भाई अच्छा, ये जो अनुक्रमण हमने लिखा तो है, इसको सालों लग जाते हैं बच्चों। ये 1 2 5 सालों में नहीं है, 25 30 50 100 हजारों सालों में। एक नग्न चट्टान को वन बनने में हजारों साल लग जाते हैं भाई। लेकिन है तो ये अनुक्रमण। सबसे पहले लाइकेन्स आकर स्थापित हुए, लाइकेन से फिर मॉसेस अवस्था आई, मॉसेस के बाद हर्ब यानी घास की अवस्था आई, फिर श्रब झाड़ अवस्था आई और चरम समुदाय कौन सा आ गया? फॉरेस्ट। तो ये तो कैसा अनुक्रमण था बच्चों? नग्न या नग्न चट्टान पे अनुक्रमण। अब इसमें क्या हुआ बच्चों? देखो, इसमें एक शुष्क वातावरण से हम प्रारंभ हुए और चरम समुदाय कैसा आया? जो ज्यादा शुष्क नहीं है और ज्यादा गीला भी नहीं है, बीच का है। बीच की अवस्था को हम कहते हैं मेजिक। ना अधिक ड्राई और ना अधिक वेट, है ना। अत्यधिक गीली अवस्था जो होती है, वेट अवस्था होती है, उसको तो हाइड्रो, वो तो जलीय अवस्था हो जाएगी। शुष्क अवस्था है, उसे हम ड्राई अवस्था कहते हैं। तो अनुक्रमण प्रारंभ तो ड्राई से हुआ या शुष्क वातावरण से हुआ, लेकिन जो चरम समुदाय बना ना बच्चों, जो वन बना आपके पास फॉरेस्ट, वो कैसा समुदाय है? मेजिक। ना तो अधिक शुष्क है ना अधिक वेट है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है वो बहुत धीमी होती है। ठीक है, मतलब हजारों साल लग जाते हैं एक नग्न चट्टान को वन में परिवर्तित होने में। तो आपके पास इसमें याद क्या रखना है? क्रम तो ध्यान रखना ही है, लेकिन मुख्य रूप से पायनियर समुदाय क्या होता है? लाइकेन्स। और चरम समुदाय क्या होगा? वन। मतलब आप शुष्क वातावरण से प्रारंभ हुए और जो चरम समुदाय बना है वो वन या फॉरेस्ट बना है, जो मेजिक है। ना तो अधिक शुष्क है और ना ही अधिक गीला है, बीच की अवस्था है यानी मेसिक अवस्था है। और यह अनुक्रमण कैसा होगा बच्चों? धीमा अनुक्रमण होता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली? ये अपन ने बात कर ली बच्चों नग्न चट्टान पर अनुक्रमण यानी लिथोसियर। अब हम एक जल में अनुक्रमण की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम किसकी बात करेंगे? जल में अनुक्रमण। अब जल में जो अनुक्रमण होगा उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसियर। ठीक है, जल में जो अनुक्रमण होगा ना उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? हाइड्रोसियर कहेंगे। अब कैसे भाई? इसमें जो पहली जाति आकर स्थापित होगी, जल में जो पहली जाति आकर स्थापित होगी वो हमारे पास होती है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स या जिसे हम कहते हैं पादप प्लवक। ठीक है, ये आपके पास पादप प्लवक जो है ये हमारे पास पायनियर समुदाय है। मतलब जल में जो सबसे पहला समुदाय आकर स्थापित होगा वो कैसा होगा बच्चों? फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट समुदाय कैसे? एक सेकेंड। नेक्स्ट समुदाय जो आएगा वो होगा सबमर्ज्ड रूटेड अवस्था, या जिसे हम कहते हैं जलमग्न जड़ीय अवस्था।
ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या आया बच्चों, पादप प्लवक आ गया। पादप प्लवक के बाद मैंने आपसे कहा दूसरा समुदाय क्या आएगा आपके पास, जलमग्न जड़ीय अवस्था। अब एक सेकेंड, यहां पर क्या याद रखना है, देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर ये जल की अवस्था भी हम बना देते हैं, हाँ ये रहा, ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास जल की अवस्था है। तो सबसे पहले इसमें क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स ये यहां पर इस प्रकार उपस्थित होंगे, जल के अंदर होंगे। अब ये कौन से होंगे भाई, ये हमारे पास होते हैं नील हरित शैवाल हो सकते हैं, डाई एटम्स हो सकते हैं, है ना। पादप प्लवक के उदाहरण क्या हैं, नील हरित शैवाल, डाई एटम्स, ये आपके पास पादप प्लवक है, ये रहे, ये जल के अंदर है। अब इसके बाद जब अनुक्रमण होगा, इसके बाद कुछ वर्षों के बाद इसमें ये जल हैं, अब यहां पर आपके पास जलमग्न पादप आएंगे जिनमें जड़ें होंगी। पानी के अंदर जलमग्न है भाई, जल के अंदर पाए जाते हैं, और जड़ हैं, जड़ से ये जुड़े हुए हैं। इसमें उदाहरण क्या आता है, इसमें उदाहरण आता है हाइड्रिला, वेलिसनेरिया। ये जो पादप हैं ये क्या होते हैं, सबमर्ज्ड रूटेड। ठीक है, इसका मतलब ये जल के अंदर हैं, जल के अंदर हैं और जड़ों से जुड़े हुए हैं, जल के अंदर हैं और क्या है भाई, जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट अवस्था, नेक्स्ट अवस्था भी होंगे तो जलमग्न बच्चों, होंगे तो ये सबमर्ज्ड, लेकिन सबमर्ज्ड फ्लोटिंग होंगे। ठीक है, जलमग्न प्लावी। इसका मतलब है तो ये जलमग्न ही बच्चों, लेकिन अब ये जड़ीय नहीं है। ये है तो जलमग्न, लेकिन अब ऊपर की ओर आ रहे हैं, जड़ नहीं है, केवल जल में आपके पास प्लावी अवस्था है। इसमें एग्जाम्पल आपके पास आता है निम्फिया। ठीक है, अब इसमें एक और चीज याद रखते हैं बच्चों, इसमें कुछ अवस्था जो है वो सतह पर भी प्लावी होती है। ठीक है, सबमर्ज तो हैं, और इसमें कुछ अवस्थाएं जो होती हैं वो फ्री फ्लोटिंग भी होती हैं, स्वतंत्र प्लावी हैं, जिसमें एजोला है या वुल्फिया है। ये पानी की सतह पर प्लावी होते हैं। तो देखो बच्चों, अपन चालू कहां से हुए भाई, जल में अनुक्रमण की बात हो रही है। जल में अनुक्रमण में सबसे पहले तो कौन से आ गए, फाइटोप्लैंक्टन्स यानी पादप प्लवक हैं। ये पाइनियर समुदाय हैं, सबसे पहले स्थापित होंगे। इनके बाद कौन सी अवस्था आएगी, जलमग्न जड़ीय अवस्था। जलमग्न होंगे, जल के अंदर मिलेंगे और जड़ से जुड़े होंगे। फिर धीरे धीरे ये जल के ऊपर आएंगे, मतलब रहेंगे तो जलमग्न लेकिन जड़ से नहीं जुड़े हुए हैं, और उसमें से कुछ तो सतह पर आ जाएंगे। कुछ सतह पर आ जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, फ्री फ्लोटिंग। कुछ सतह पर आ जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, फ्री फ्लोटिंग। अब बच्चों जैसे जैसे ये अनुक्रमण हो रहा है, जैसे जैसे ये अनुक्रमण हो रहा है, जल की मात्रा अब कम हो रही है। जल की मात्रा कम हो रही है, तो अब आपके पास नेक्स्ट अवस्था आएगी रीड स्वॉम्प स्टेज, जिसमें अपने पास उभयचर पादप होंगे।
जिसमें कैसे पादप होंगे? उभयचर पादप, टाइफा या सैजिटेरिया, मतलब ऐसे पादप जो जल और स्थल के बीच में मिलेंगे। तो यहां पर अब जल की मात्रा होगी कम, है ना। इस अनुक्रमण में अब जल की मात्रा तो कम होने लगेगी भाई, और कम होने लगेगी तो अब आपके पास इस प्रकार के पादप वृद्धि करेंगे। ठीक है, उभयचर का मतलब, यहां पर उभयचर का मतलब ब्रायोफाइट से नहीं है भाई, यहां पर उभयचर का मतलब है जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, जो उनको जल की आवश्यकता भी है, स्थल की भी आवश्यकता है। तो टाइफा और सैजिटेरिया जो हैं वो कौन सा अवस्था आ गई बच्चों? रीड स्वॉर्म स्टेज। उसके बाद अब स्थलीय, धीरे धीरे पादप कैसे हो जाएंगे? अब स्थलीय, जल की मात्रा कम हो जाएगी तो अब आपके पास मार्शी मीडो अवस्था आ जाएगी, यानी स्थलीय पादप। ये कैसे पादप होंगे भाई? अब स्थल पे रहने वाले पादप आ जाएंगे। स्थल पे रहने के बाद आपके पास वुडलैंड अवस्था आ जाएगी, और फाइनली चरम समुदाय, फॉरेस्ट। चरम समुदाय तो क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट, है ना। तो क्या हुआ भाई? जल में अनुक्रमण की सबसे पहले तो अवस्थाएं ध्यान रखनी है। जल में अनुक्रमण की अवस्थाएं कैसे याद रखनी है? सबसे पहले पादप प्लवक आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर जड़ीय जलमग्न पादप आएंगे, सबमर्ज रूटेड, फिर जलमग्न पादप होंगे लेकिन वो ऊपर की तरफ आएंगे, प्लावी होंगे, फिर उभयचर पादप मतलब दलदलीय क्षेत्रों में रहने वाले पादप। दलदल वाला क्षेत्र होता है ना, जहां पर मृदा भी होती है और जल भी होता है, तो ये रीड स्वॉर्म स्टेज है, दलदल वाले क्षेत्र के पादप हैं। कौन सा क्षेत्र है? दलदल वाला क्षेत्र। फिर स्थलीय पादप आ जाएंगे, मार्शी मीडो, इसका उदाहरण साइप्रस होता है। फिर आपके पास वुडलैंड पादप आ गए, और चरम समुदाय तो आपके पास क्या रहेगा? फॉरेस्ट। चरम समुदाय, फॉरेस्ट। इसका मतलब देखो बच्चों, अपन ने दो अनुक्रमण पढ़े हैं। एक तो अपन ने स्थल पे अनुक्रमण देखा, यानी शुष्क वातावरण में या चट्टान पर अपन ने अनुक्रमण देखा, और अब अपन ने जल में अनुक्रमण देखा। तो अनुक्रमण आप जल से चालू करो या शुष्क वातावरण से चालू करो, जो चरम समुदाय आएगा वो तो वन या फॉरेस्ट ही आएगा। चरम समुदाय तो हमेशा फॉरेस्ट ही है। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? हाइड्रोस्फीयर में क्या हो रहा है देखो, ये जो अपन ने हाइड्रोस्फीयर पढ़ा है ना, जल वाला, तो इसमें भी क्या हुआ? जलीय वातावरण था, जलीय अवस्था थी जिसमें जल की मात्रा ज्यादा थी। उससे भी चरम समुदाय तो क्या आया? मैसेक। चरम समुदाय तो हमेशा ही क्या आएगा? मैसेक। और ये जो है, ये प्रक्रिया तेज होगी शुष्क वातावरण से। मतलब एक छोटे चट्टान पर जब अनुक्रमण होगा ना, तो चट्टान से वन बनने में बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन एक झील है या एक तालाब है छोटा सा, तो एक छोटे तालाब को वन में परिवर्तित होने में थोड़ा सा समय कम लगेगा। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब है, मैंने पौंड वाली अवस्था ले ली भाई, एक तालाब की अवस्था ले ली, तो उसमें अपन ने अनुक्रमण कहां से प्रारंभ किया? जलीय अवस्था से। और जलीय अवस्था चालू करने पर भी चरम समुदाय तो हमारे पास मैसेक ही आता है, चरम समुदाय तो फॉरेस्ट ही आएगा। तो भले ही आप शुष्क वातावरण में अनुक्रमण चालू करो, है ना, आप एक नग्न चट्टान, एक शुष्क वातावरण में अनुक्रमण प्रारंभ करो, तो भी चरम समुदाय मैसेक होगा। ये आपके पास अवस्थाएं बनेंगी पादप समुदाय की। और भले ही आप जल में अनुक्रमण पढ़ो, तो जल में ये सारी पादप समुदाय की अवस्थाएं होंगी,
चरम समुदाय दोनों में फॉरेस्ट या वन ही आएगा। चरम समुदाय दोनों में ही क्या मिलेंगे भाई, फॉरेस्ट या वन मिलेगा। वो धीमा होगा अनुक्रमण, और ये अनुक्रमण जो है जल वाला वो तुलनात्मक रूप से तेज होगा। तो ये अवस्थाएं आपको ध्यान रखनी थी। ठीक है बच्चों, तो अपन ने किसकी बात कर ली भाई, अनुक्रमण की हमने बात कर ली। अब देखो बच्चों, पारितंत्र की हम बात कर रहे थे, हम तो सब पारितंत्र के लक्षण ही पढ़ रहे हैं। पारितंत्र के क्रियात्मक लक्षण या कार्य वाले लक्षणों में अपन ने उत्पादकता वाला लक्षण देख लिया पहला, उत्पादकता के बाद अपन ने ऊर्जा प्रवाह वाला लक्षण देख लिया, ऊर्जा प्रवाह के बाद अपन ने अपघटन यानी डीकंपोजिशन देख लिया। तो अब चौथा और आखिरी, फिर बीच में हमने अनुक्रमण देखा, अब चौथा और आखिरी अवस्था आ जाती है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जिसे हम कहते हैं पोषण चक्रण। ठीक है, अब ये पोषण चक्रण में हाँ वो बायो जियो केमिकल साइकिल्स पढ़नी है जो हम 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे होंगे। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हमारे पास कौन सी आती है भाई, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, है ना चक्र। अब ये 2 प्रकार के चक्र होते हैं भाई, यहां पर एक तो गैसियस साइकिल होती है और एक अवसादन यानी सेडिमेंटेशन साइकिल होती है। ठीक है, 2 तरह की साइकिल होती है, एक गैसियस साइकिल और एक सेडिमेंटेशन का मतलब अवसाद साइकिल। अब क्या मतलब है भाई गैसीय चक्र का और सेडिमेंटेशन साइकिल का। गैसीय साइकिल में अपन कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन, है ना। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे चक्र किस में आते हैं, गैसीय चक्र में। और फॉस्फोरस चक्र जो होता है, फॉस्फोरस साइकिल है, वो हम कहां पढ़ते हैं, सेडिमेंटेशन साइकिल। तो क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। जो गैसीय चक्र होता है बच्चों, उनमें जो गैस, जो भंडार है कार्बन का या हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का, ये जो भंडार है गैसों का, या तो ये ओशंस में मिलता है या ये वायुमंडल में मिलता है ना। तो गैसीय चक्र का मतलब है कि यहां पर जो भंडार होगा, भंडार यानी रेजर्वॉयर जो है वो या तो होता है ओशंस और या होता है वायुमंडल। तो वायुमंडल या ओशंस जो अगर भंडार होगा तो उस चक्र को क्या कहेंगे, गैसीय साइकिल। उदाहरण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइकिल। इसमें नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ चुके हैं बच्चों। इसमें हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में खनिज लवण वाले चैप्टर में नाइट्रोजन चक्र पढ़ चुके हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन थी, उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण हमने पढ़ा था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से हमने अमोनिया बनाया था, फिर अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाया था, नाइट्रीकरण। फिर मृत कार्बनिक पदार्थों से अमोनिया बनाया था, अमोनीकरण। तो नाइट्रोजन चक्र हम देख चुके हैं। ठीक है, कार्बन चक्र भी आप लोग 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण से कार्बन स्थिर होती है, श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायुमंडल में जाती है। तो ये गैसीय चक्र तो सभी को मालूम है। इसमें नाइट्रोजन चक्र हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात किसकी करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे अवसाद या सेडिमेंटेशन साइकिल। जो अवसाद या सेडिमेंटेशन साइकिल है, इन साइकिल का जो भंडार है या तो वो मृदा में होगा, ठीक है, या तो ये मृदा में होगा या ये रॉक्स या चट्टानों में होगा, है ना बच्चों। तो जो अवसाद या सेडिमेंटेशन साइकिल है, सेडिमेंटेशन साइकिल के जो भंडार हैं वो या तो आपको सॉइल मृदा में या रॉक्स या चट्टानों में मिलेंगे।
तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया भाई, कौन सा चक्र? फॉस्फोरस चक्र। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चक्र कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? फॉस्फोरस चक्र। तो ये चक्र तो हमें मालूम ही है, इसमें नाइट्रोजन चक्र हम विस्तार से पढ़ भी चुके हैं। अब हम किस चक्र की बात करेंगे? फॉस्फोरस चक्र की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या है भाई, किस चक्र की बात करेंगे हम? फॉस्फोरस चक्र, जो किसका उदाहरण है? एक अवसाद या सेडिमेंटेशन साइकिल का। अब हमें पता है बच्चों कि आपके पास जो फॉस्फोरस का स्रोत है या भंडार है वो चट्टानों में है ना भाई? जो आपके पास फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस का जो भंडार है वो कहां मिलेगा? चट्टानों में मिलेगा, बिल्कुल। अब चट्टानों की क्या होगी? वेदरिंग, मतलब चट्टान घुलेंगे, और चट्टान की जब वेदरिंग या चट्टान घुलेंगे तो घुलकर किसका निर्माण होगा? मृदा का। किसका निर्माण होगा भाई? मृदा विलयन या सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें से कुछ तो फॉस्फोरस की हानि हो जाएगी, कुछ तो फॉस्फोरस जो है वो जल के साथ बह जाएगा, लेकिन अधिकांश फॉस्फोरस जो है उसका अवशोषण होगा फॉस्फेट के रूप में, याद है ना? तो अधिकांश फॉस्फोरस का अवशोषण होता है फॉस्फेट के रूप में। किस रूप में भाई? फॉस्फेट के रूप में अवशोषण होगा। किसके द्वारा? उत्पादक या पादप के द्वारा। तो मृदा से उत्पादक या पादप जो हैं वो फॉस्फेट का अवशोषण करेंगे, उत्पादक से जाएगा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स यानी जंतु, फिर इनसे बनेगा मृत कार्बनिक पदार्थ यानी अपरद, या जिसे हम कहते हैं डेट्राइटस, और ये डेट्राइटस वापस मृदा बना देगा, यहां पर लिटर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कौन सा चक्र हो गया भाई? फॉस्फोरस चक्र। क्या हुआ फॉस्फोरस चक्र में? चट्टानों में फॉस्फोरस का भंडार है, वो चट्टानें घुली, चट्टानें घुलकर क्या बनाती हैं? मृदा बनाती हैं। तो मृदा में आपके पास फॉस्फोरस आ गया। कुछ फॉस्फोरस जो है वो जल के द्वारा निकल गया या बह गया, तो कुछ फॉस्फोरस जो जल के साथ बह जाता है उसे कहेंगे रन ऑफ। बाकी जो फॉस्फोरस है जो किस रूप में है? फॉस्फेट के रूप में है। तो फॉस्फोरस जो फॉस्फेट के रूप में है उसका अवशोषण होगा। कौन अवशोषण करेगा? उत्पादक या पादप अवशोषण करेंगे। उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जाएगा। फिर इनके मृत कार्बनिक पदार्थ, लिटर का मतलब ये मरी हुई पत्तियां, मरी हुई टहनियां, ये सब मृत पदार्थ जो हैं ये मिलकर क्या बनाएंगे? अपरद, और अपरद से अपघटनकारी, यहां पर क्या होगा? अपघटनकारी, इसे वापस मृदा में डाल देंगे। तो ये आपके पास कौन सा चक्र हो गया भाई? ये हमारे पास फॉस्फोरस चक्र है, जो याद रखना है। इस पे कई बार सवाल आ चुके हैं बच्चों। हाँ, आपको ए बी सी लेबल कर देंगे, गैप छोड़ देंगे, और आपको इस चक्र को पूरा करना होगा। तो ये हमारे पास कौन सा चक्र आ गया बच्चों? फॉस्फोरस चक्र आ गया। ठीक है, तो पारितंत्र में यानी इकोसिस्टम के अपन ने चारों कार्य देख लिए भाई। एक पारितंत्र या इकोसिस्टम में उत्पादकता, ऊर्जा प्रवाह, अपघटन और पोषण चक्रण, ये हमने चारों प्रक्रियाएं देख ली। फिर इस चैप्टर के अंत में बच्चों क्या आता है? हमारे पास आता है इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, इकोसिस्टम सर्विसेज, या जिसे हम कहते हैं
पारितंत्र सेवाएं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आता है, इकोसिस्टम सर्विसेज, या जिसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र की सेवाएं। अब इकोसिस्टम सर्विसेज या पारितंत्र सेवाओं का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक पारितंत्र जो है वो हमारे लिए क्या क्या कार्य करता है। एक पारितंत्र है जो हमको क्या क्या सेवाएं दे रहा है। ठीक है भाई, आज आप देखो पारितंत्र के क्या क्या कार्य हैं बच्चों। तो पारितंत्र की सेवाओं में आपके पास कई सारे आ जाएंगे। सबसे पहले तो वायु का शुद्धिकरण है ना, ऑक्सीजन का उत्पादन। आज उत्पादक जो हैं, प्लांट्स हैं, वो पारितंत्र में रहते हुए ऑक्सीजन उत्पादित कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पारितंत्र है ये वायु का क्या कर रहा है, शुद्धिकरण। जल का क्या कर रहा है, शुद्धिकरण। तो इकोसिस्टम सर्विसेज में क्या हो गया भाई, वायु एवं जल का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन, यानी क्या करता है, ऑक्सीजन उत्पादन। ये पारितंत्र का कार्य है ना। फिर प्रदूषण को स्वयं ही कम करता है। हम कहते हैं ना पेड़ वेड़ लगाने चाहिए, तो उससे क्या होता है, प्रदूषण को कम करता है। तो शुद्धिकरण के बाद प्रदूषण कम करता है, ये भी इसकी एक सर्विस है। और क्या करता है, संसाधन उपलब्ध करवाता है। आपको लकड़ियां, पत्तियां, औषधियां, ये सब कौन उत्पन्न करवाता है, एक पारितंत्र से प्राप्त होती हैं। तो संसाधन, या इसको आप कह सकते हो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध करवाता है। ठीक है, और क्या करता है भाई, जो मृदा का निर्माण, प्रमुख क्या करता है, मृदा निर्माण में सहायक होता है। मृदा निर्माण यानी सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, ये सब क्या काम करता है भाई, पारितंत्र की काम देख रहे हैं। पारितंत्र कौन कौन सी सेवाएं देता है और क्या करता है। हाँ, ये जो वन्य जीवी हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके लिए आवास भी कौन प्रदान कर रहा है, पारितंत्र। तो वन्य जीवों के लिए आवास उपलब्ध करवाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्या है, ये कुछ सेवाएं हैं जो अपन ने देखी है पारितंत्र करता है। तो पारितंत्र जो है या इकोसिस्टम है वो क्या क्या आपको बता रहा है, वायु और जल का शुद्धिकरण कर रहा है, यानी ऑक्सीजन उत्पादन, उत्पादकों के द्वारा ऑक्सीजन उत्पादित कर रहा है। फिर प्रदूषण को कम कर रहा है। पेड़ पौधे, कई सारे वृक्ष ऐसे होते हैं, कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जो प्रदूषित वायु का अवशोषण कर लेते हैं, है ना, विषैली गैसों का अवशोषण कर लेते हैं, तो प्रदूषण को कम करते हैं। फिर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध करवाते हैं, कई सारी औषधियाँ, लकड़ियाँ, कई प्रकार के संसाधन आपको उपलब्ध करवाते हैं। भोजन देते हैं। फिर मृदा निर्माण में कार्य करते हैं। मृदा निर्माण पारितंत्र के माध्यम से होता है। और वन्य जीवों के लिए आवास उपलब्ध करवाते हैं। और ये सारा काम जो पारितंत्र कर रहा है ना आपके लिए, शुद्धिकरण हो गया वायु का, प्रदूषण को कम करना हो गया, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध करवाना, मृदा निर्माण, ये सब मुफ्त में, फ्री में कर रहा है ना पारितंत्र। इसके लिए आपको कोई खर्च अलग से नहीं लग रहा। तो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है बच्चों, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया या रिसर्च किया और उन्होंने ये देखा कि अगर ये पारितंत्र सेवाएं देना बंद कर दे, है ना, मानव जो है अपने लालच में इतना बेअकल हो चुका है कि वो सारे प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करता जा रहा है। धीरे धीरे कितने सारे पारितंत्र हैं जो नष्ट हो रहे हैं। तो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने एक शोध निकाला बच्चों कि अगर हम ये पारितंत्र को नष्ट करते जाएं,
मतलब ये जो पारितंत्र आपको मुफ्त में सेवाएं दे रहा है, यदि उसका पैसा आपसे लेने लग जाए, मतलब ऑक्सीजन उत्पादन करने के लिए आपको सिलेंडर्स रखने पड़े, प्रदूषण कम करने के लिए आपको एक नई फैक्ट्रीज, नई मशीनें बनानी पड़े जो प्रदूषण को कम करें, प्राकृतिक संसाधन, कृत्रिम संसाधन आपको लेने पड़े, मृदा निर्माण भी आपको स्वयं मानव जनित करना पड़े, ये सब का खर्च अगर लगेगा तो प्रति वर्ष, केवल एक वर्ष में 33 ट्रिलियन डॉलर्स, कितना? 33 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्च केवल एक वर्ष में आएगा। इसका मतलब 33 ट्रिलियन डॉलर्स का कार्य केवल एक वर्ष में पारितंत्र मुफ्त में कर देता है। ठीक है, 33 ट्रिलियन डॉलर, समझ रहे हो ना? भारत है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, हमारी जो कुल अर्थव्यवस्था है वो 3 ट्रिलियन डॉलर है। केवल पूरे भारत की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था केवल 3 ट्रिलियन डॉलर्स की है, 5 तक पहुंचेगी शायद। लेकिन ये पारितंत्र की जो सेवाएं हम मुफ्त में ले रहे हैं, उसका प्रति वर्ष, केवल एक वर्ष में खर्चा 33 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो आप सोच सकते हो और समझ सकते हो कि पारितंत्र कितना आवश्यक है, पर्यावरण या वातावरण कितना आवश्यक है, क्योंकि वो ये सारी चीजें आपको मुफ्त में दे रहा है। और इसमें भी सर्वाधिक खर्च है ना, इसमें भी आपको याद रखना है बच्चों, जो सर्वाधिक खर्च है वो किस में लगता है? मृदा निर्माण में। ये जो जल, ये जो चट्टानों का वेदरिंग होती है, चट्टानें घुलकर मृदा बनती हैं जिनमें सालों लग जाता है, ये हो तो मुफ्त में रहा है। अगर आपको कृत्रिम रूप से करना पड़े तो 33 ट्रिलियन डॉलर जो प्रति वर्ष खर्च है, उसमें 50% खर्च तो केवल मृदा निर्माण में ही लग जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो है पारितंत्र की सेवाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये तो अपन ने, हम पढ़ तो इकोलॉजी ही रहे हैं, इकोलॉजी में हमने पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के जो लक्षण हैं वो हमने देख लिए हैं। अब पारितंत्र के बाद बच्चों, इकोसिस्टम पढ़ने के बाद आज जो हम टॉपिक चालू करेंगे वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम टॉपिक चालू करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, या जिसे हम कहते हैं जीव एवं समष्टि। अब देखो बच्चों, ये हम पढ़ तो सिर्फ सारा इकोलॉजी में रहे हैं, बट एनसीईआरटी ने इकोलॉजी को ऐसे 4 भागों में या 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। तो उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन यानी जीव और समष्टि जो है वो एक चैप्टर है। लेकिन क्योंकि हम इकोलॉजी की ही बात कर रहे हैं तो हम सब चीजों को साथ साथ ही पढ़ेंगे। तो आज जो हम टॉपिक चालू कर रहे हैं बच्चों, वो क्या है? जीव और समष्टि का है। अब जीव, सबसे पहले समष्टि की बात तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनिज्म की। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे बच्चों? ऑर्गेनिज्म या जीव की। अब ऑर्गेनिज्म या जीव है ना बच्चों, जब हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी को जब हम जीव के या ऑर्गेनिज्म के स्तर पे पढ़ते हैं तो उसको हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनिज्म के स्तर की इकोलॉजी को फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म के स्तर, जब हम जीव के स्तर की इकोलॉजी की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, यानी कार्य की पारिस्थितिकी। इसका मतलब इसमें हम जीवों के जनन पर या उनके सर्वाइवल की बात करेंगे। ठीक है, जब अपन ने इकोलॉजी चालू किया था बच्चों तो अपन ने ऑटेकोलॉजी और साइनेकोलॉजी देखा था। अपन ने कहा था एक ही प्रकार की जाति है
या एक समष्टि है उसका पर्यावरण के साथ अध्ययन ऑटेकोलॉजी कहते हैं, और एक पूरा समुदाय है या भिन्न भिन्न जातियां हैं उनका पर्यावरण के साथ अध्ययन अपन ने साइनेकोलॉजी कहा था। लेकिन अगर मैं केवल एक जीव की बात कर रहा हूं, अगर मैं केवल एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं बच्चों, तो ऑर्गेनिज्म या जीव के स्तर की इकोलॉजी को अपन क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल, या इसे क्या कहते हैं, कार्य की पारिस्थितिकी कहेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे भाई ऑर्गेनिज्म की। क्या है ऑर्गेनिज्म, किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, पहले तो ऑर्गेनिज्म में पहली चीज आपको याद रखनी है बच्चों, हम ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे, जिसे हम कहेंगे रेगुलेटर्स यानी नियामक, और कॉन्फॉर्मर्स जिसे हम कहेंगे सरूपक। ठीक है भाई, तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या जीव की बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म या जीव को हम दो भागों में बांट देंगे बच्चों, एक नियामक यानी रेगुलेटर और एक है सरूपक यानी कॉन्फॉर्मर। अब क्या मतलब है बच्चों रेगुलेटर या सरूपक से, तो इधर देखेंगे, ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने बाह्य स्तर यानी एक्सटर्नल लेवल बना दिया, और यहां पर आंतरिक स्तर या इंटरनल लेवल बना दिया। ठीक है, मैंने ग्राफ बनाया है बच्चों, आंतरिक स्तर लिया है वाई एक्सिस पर, बाह्य स्तर लिया है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या है ए, बी और सी। ठीक है, एक एक करके देखते हैं बच्चों क्या बनाया मैंने ग्राफ में, ध्यान से। सबसे पहले ए ग्राफ की बात करें बच्चों, हम लोग कौन से ग्राफ की मैं बता रहा हूं, सबसे पहले हम ए ग्राफ की। तो ए ग्राफ में क्या हो रहा है बच्चों, देखो जैसे जैसे बाह्य वातावरण में, जैसे जैसे बाहर के स्तर में परिवर्तन आ रहा है, वैसे वैसे आंतरिक स्तर में भी परिवर्तन आ रहा है। ग्राफ ए का मतलब देखो बच्चों क्या है, ग्राफ ए में ये रेखा जा रही है ना, इसमें क्या हो रहा है, बाह्य स्तर में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे परिवर्तन इंटरनल या आंतरिक स्तर पर हो रहा है। इसे मैंने नाम दे दिया कॉन्फॉर्मर। इसे मैंने क्या नाम दे दिया बच्चों, सरूपक। अभी बताऊंगा क्यों, क्या मतलब सर। फिर बी ग्राफ देखो बच्चों, बी ग्राफ में क्या हो रहा है, जैसे जैसे या बाह्य स्तर में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, बाह्य स्तर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आंतरिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। बी वाली लाइन देखो भाई, बी वाली लाइन का मतलब है केवल बाह्य स्तर पर परिवर्तन हो रहा है। भैया 0, 10, 15, 20, 25, 30, तो बाह्य स्तर में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आंतरिक स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो ग्राफ बी को हम कहते हैं रेगुलेटर या नियामक, और सी में कुछ स्तर पर तो परिवर्तन नहीं हो रहा, कुछ स्तर में परिवर्तन हो रहा है ना। तो इनको हम आंशिक रेगुलेटर्स कहते हैं, इनको हम पार्शियल रेगुलेटर्स कहेंगे। खैर उसकी बात बाद में, अब वापस समझते हैं क्या समझा अपन ने। इधर देखो बच्चों, उदाहरण से समझते हैं। अब हम लोग हैं,
हमारे शरीर का तापमान कितना है बच्चों? हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना, हमारे शरीर का तापमान क्या होता है बच्चों? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी ठंड पड़ रही है, ठंड में बाहर का वातावरण या बाहर का तापमान कितना हो जाता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बाहर का तापमान 5 डिग्री होता है, 10 डिग्री होगा या 15 डिग्री होगा, आपके शरीर का तापमान तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ठीक है, गर्मियों में जब तापमान 40 डिग्री 45 डिग्री तक हो जाता है, 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो भी आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इसका मतलब बाहर के वातावरण में तापमान अगर 50 डिग्री तक पहुंच जाए या बाहर में तापमान 5 डिग्री 2 डिग्री या माइनस में पहुंच जाए, तब भी हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब बाहर वाले वातावरण में कोई भी परिवर्तन हो, हमारा जो आंतरिक स्तर है वो सेम या स्थायी रहता है। हो गया ग्राफ बी। बाह्य स्तर को आप तापमान मान लो, तो बाहर का तापमान कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? आपके शरीर का तापमान तो वही 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो हम किस श्रेणी में आते हैं? हम क्या हैं? रेगुलेटर या नियामक। हम लोग हमारे आंतरिक स्तर को, आंतरिक तापमान को, आंतरिक परासरनता को स्थिर या कांस्टेंट रखते हैं। बाहर की तुलना में हमारे आंतरिक वातावरण में परिवर्तन नहीं होता। तो हम क्या हैं? रेगुलेटर या नियामक। मेंढक होता है ना बच्चों, मेंढक क्या, इनफैक्ट सारे पादप और ज्यादातर जंतु, ठीक है, मेंढक ले लो, सरीसृप, कोई छिपकली, कुछ भी आप ले लो, बाकी जंतु, तो इनमें जब बाहर का तापमान 30 डिग्री होता है तो इनके शरीर का तापमान भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। बाहर का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो इनके शरीर का तापमान भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। मतलब बाहर की तुलना में ये अपने आंतरिक वातावरण को भी बदलते रहते हैं। बाहर के स्तर में परिवर्तन होगा तो इनके आंतरिक स्तर में भी परिवर्तन देखा जाएगा। तो बाहर के स्तर में होने वाला परिवर्तन और इनके उसके कारण इनके आंतरिक स्तर में भी होगा जो परिवर्तन होगा, तो उसे हम कॉन्फॉर्मर या सरूपक कहेंगे, है ना। इसलिए आपने देखा होगा बहुत ठंड में आपको मेंढक नहीं दिखता, बहुत गर्मियों में नहीं दिखता। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको मेंढक नहीं दिखेगा, 10 डिग्री 5 डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंढक नहीं दिखेंगे, क्योंकि इतने कम तापमान और इतने अधिक तापमान पर ये जीवित ही नहीं रह पाएंगे, है ना। तो इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्फॉर्मर्स। तो इस ग्राफ से क्या मालूम चला बच्चों? इस ग्राफ से हमको परिभाषा मालूम चल गई और उदाहरण मालूम चल गए कि रेगुलेटर क्या है और कॉन्फॉर्मर क्या है। रेगुलेटर कैसे जीव हो गए भाई? ऐसे जीव हो गए जो अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर या आंतरिक वातावरण को कांस्टेंट रखते हैं, बाहर की तुलना में अपने आंतरिक वातावरण में परिवर्तन नहीं लाते, वो क्या है? रेगुलेटर्स। और जो ऐसा नहीं कर पाते, अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर नहीं रख पाते, बाहर के वातावरण की तुलना में या बाहर की वातावरण के अनुरूप अपने आंतरिक स्तर को भी बदलते रहते हैं, तो वो क्या हो गए? सरूपक या कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, तो एक एक करके देखें। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फॉर्मर्स की, या नियामक ले लेते हैं भाई। ठीक है, तो अब मैंने सबसे पहले ले लिया रेगुलेटर्स या नियामक। ठीक है, तो रेगुलेटर्स या नियामक क्या हो गए भाई? ऐसे जीव जो अपने आंतरिक स्तर को स्थायी या कांस्टेंट रखते हैं,
है ना। तो ऐसे जीव जो अपने आंतरिक स्तर को, मतलब हमारे शरीर का तापमान है, शरीर की परासरनता है, उसको स्थायी रखते हैं। स्थायी रखते हैं मतलब परिवर्तित नहीं होने देते। मतलब क्या दर्शाते हैं? समस्थापन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं बच्चों? समस्थापन, या जिसे हम कहते हैं होमियोस्टेसिस दर्शाते हैं। अब ये क्या है भाई? समस्थापन का मतलब, होमियोस्टेसिस का मतलब, अगर कोई भी बदलाव या कोई भी परिवर्तन आए तो उसको वापस सामान्य अवस्था में ले आना, या तो उस परिवर्तन को या उस परिवर्तन को रेजिस्ट करना, या तो उस परिवर्तन को ना आने देना, और अगर परिवर्तन आ भी जाए तो वापस स्थायी कर लेना। जैसे जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो हम अपने शरीर के तापमान को 37 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे रख पाते हैं? हाँ, कंपन के द्वारा। हमारे शरीर में या पेशियों में जो कंपन होता है, धूजनी जिसे आप कहते हो, तो वो कंपन क्या है? वो शरीर का एक समस्थापन का तरीका है अपने तापमान को 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखने का। इसी तरह से जब बहुत गर्मी होती है तो पसीना आता है, स्वेटिंग, तो पसीने से हमारे शरीर का तापमान कम ठंडा हो जाता है। तो पसीना भी, स्वेटिंग भी एक तरह का समस्थापन है, ताकि गर्मी में भी या अधिक तापमान में भी हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड रह सके। ठीक है, तो यही क्या है? समस्थापन या होमियोस्टेसिस। मतलब हमने ताप नियमन की प्रक्रिया है, हमने परासरण नियमन की प्रक्रिया देखी जाती है। तो ऐसे जीव जो अपने आंतरिक स्तर को स्थायी या कांस्टेंट रखते हैं, हम तापमान को, परासरनता को कांस्टेंट या स्थायी रखते हैं, क्योंकि हमने ताप नियमन की प्रक्रिया पाई जाती है, समस्थापन की प्रक्रिया पाई जाती है, परासरण नियमन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो इसका मतलब हम में ऊर्जा खर्च भी क्या होगा? ज्यादा। आज आपको ताप नियमन करना है, परासरण नियमन करना है, कंपन है, स्वेटिंग है, इन सब के लिए क्या लगती है? ऊर्जा। तो हम में ऊर्जा खर्च क्या होता है? अधिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो उदाहरण देखें भाई। हाँ, रेगुलेटर्स के उदाहरण क्या होते हैं? दो होते हैं बच्चों। इसमें दो उदाहरण आते हैं, स्तनधारी यानी मैमल्स और बर्ड्स यानी पक्षी। हाँ भाई, ये दो ही जीव ऐसे हैं जो नियामक होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा बच्चों, समतापी जंतु होते हैं, वार्म ब्लडेड। हाँ, ये जंतु जगत में पढ़ेंगे अपन। तो समतापी जंतु जितने भी हैं, जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, और समतापी या वार्म ब्लडेड केवल कौन से हैं? स्तनधारी होते हैं और पक्षी। तो स्तनधारी और पक्षी ही समतापी जंतु हैं, और ये समतापी जंतु ही किसका उदाहरण है? नियामक या रेगुलेटर्स। फिर नेक्स्ट लक्षण क्या होते हैं भाई? यह जीव ताप नियमन, परासरण नियमन, जैसे लक्षण दर्शाते हैं। ठीक है, तो यह जीव जो हैं रेगुलेटर्स, वो ताप नियमन, परासरण नियमन जैसे लक्षण दर्शाएंगे। मतलब इनमें ऊर्जा खर्च अधिक होगा, में ऊर्जा खर्च भी क्या होगा बच्चों? अधिक होगा। ठीक है, तो ऐसे जीव जो अपने आंतरिक स्तर को स्थायी रखते हैं, आंतरिक स्तर को कांस्टेंट रखते हैं, समस्थापन दर्शाते हैं, यानी स्तनधारी और पक्षी, ये सब रेगुलेटर्स हैं। इनमें ताप नियमन और परासरण नियमन जैसे लक्षण दर्शाते हैं। अब रेगुलेटर्स में भी सबसे सफल हम स्तनधारी हैं। मानव या स्तनधारी इतने सफल जंतु क्यों हैं? हम सफल जंतु इसलिए हैं क्योंकि हमने ताप नियमन की क्षमता पाई जाती है। हम कंपन दर्शाते हैं, पसीना बहाते हैं, जिससे हम आंतरिक वातावरण को स्थिर रख सकते हैं। इसलिए मरुस्थल में भी मानव पाए जा सकते हैं, पोलर ध्रुवीय क्षेत्रों में भी हम रह सकते हैं, है ना। तो यहां पर ताप नियमन के कारण
ताप नियमन में क्या आ जाता है? पसीना यानी स्वेटिंग और कंपन यानी शिवरिंग। यही तो किसके उदाहरण हैं? ताप नियमन के। इसीलिए मानव या स्तनधारी सबसे सफल जंतु हैं। ठीक है, सबसे सफल मतलब अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में रह पाते हैं, इसलिए सफल है। ठीक है, तो हम मरुस्थल में भी पाए जा सकते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम में कौन सी क्षमता पाई जाती है? ताप नियमन की क्षमता पाई जाती है। तो ये सब किसके लक्षण हो गए बच्चों? रेगुलेटर्स या नियामक के लक्षण हो गए। फिर रेगुलेटर के बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सरूपक। तो नेक्स्ट आते हैं कॉन्फॉर्मर या सरूपक। बिल्कुल उल्टे, ये अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर नहीं रख सकते, बाह्य वातावरण के अनुरूप अपने आंतरिक वातावरण को परिवर्तित करते हैं, है ना भाई? तो यह जीव बाह्य वातावरण के अनुरूप अपने आंतरिक स्तर, बाह्य वातावरण के अनुरूप अपने आंतरिक स्तर को परिवर्तित करते हैं। मतलब इनमें क्या नहीं देखा जाता? इनमें कोई ताप नियमन, कोई परासरण नियमन नहीं है, कोई समस्थापन नहीं देखा जाता। तो इन जीवों में समस्थापन नहीं देखा जाता। ठीक है बच्चों, इनमें क्या नहीं देखा जाएगा? समस्थापन नहीं देखा जाता। तो इनमें उदाहरण क्या हो गए भाई? हां, सभी पादप और अधिकांश जंतु। मतलब ये आप छोड़ दो, मानव स्तनधारी छोड़ दो और पक्षियां छोड़ दो। पक्षी और स्तनधारी हैं, केवल ये समतापी हैं, केवल ये नियामक हैं। इसके अलावा अन्य सभी जंतु क्या हैं? अन्य सभी जंतु और सभी पादप किसका उदाहरण है? कॉन्फॉर्मर का उदाहरण है। इनमें ऊर्जा खर्च भी क्या होगा? कम। ऊर्जा खर्च अधिक किसमें होता है? रेगुलेटर्स में। अब इनमें कोई ताप नियमन है ही नहीं, परासरण नियमन है ही नहीं, तो ये तो अपने बाह्य वातावरण की तुलना में आंतरिक वातावरण को बदलते रहते हैं। तो कॉन्फॉर्मर्स। अच्छा, ये मत सोच लेना सर ये तो अच्छी चीज है ना, जो भी बाहर का वातावरण होगा उसके हिसाब से ही अपने आंतरिक वातावरण में चेंज ले आएंगे, तो बढ़िया चीज है। अरे काहे की बढ़िया है? 20 से 30 डिग्री तक संभव है। आज बाहर का वातावरण 5 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, इनके शरीर का तापमान 5 डिग्री हुआ ना, तो सारे प्रोटीन्स जम जाएंगे, ये मर जाएंगे, सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान है, तो अब इनके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाएगा, तो सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स विकृतीकृत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर बाहर के अनुरूप ये अपने अंदर का वातावरण चेंज कर रहे हैं तो अच्छी चीज है। अरे नहीं, बहुत कम तक ही तो हो पाएगा। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे तक काम चल जाएगा। मेंढक जब बारिश में ही क्यों दिखता है आपको? सर्दियों में, गर्मियों में, हर जगह क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अत्यधिक ताप पर, अत्यधिक या निम्न ताप पर वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। कितने पादप हैं जो 1 वर्षीय, 2 वर्षीय अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में निष्क्रिय हो जाते हैं। हम कैसा भी वातावरण हो, कोई भी वातावरण हो, सक्रिय रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। तो हमेशा बेहतर जंतु कौन से हैं? बेहतर जंतु रेगुलेटर्स हैं। तो अब तो हमको मालूम चल गया सर, नियामक और सरूपक में से बेहतर जीव तो कौन से हैं? रेगुलेटर। तो जैव विकास होता है ना बच्चों, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ये कहता है कि जो बेहतर जीव होते हैं, जिनमें बेहतर लक्षण होते हैं, वो ज्यादा संख्या में वृद्धि करने चाहिए।
और जो कमजोर व्यक्ति हैं, जो कमजोर जीव हैं, जिनमें खराब लक्षण हैं, उनकी संख्या कम होनी चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन जो है या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, यही तो बताता है कि जो बेहतर लक्षण हैं, बेहतर लक्षण वाले जीव हैं, उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। कमजोर जीव जो हैं, कम या पुराने लक्षणों वाले जीव हैं, उनकी संख्या कम होनी चाहिए। यहां तो उल्टा है, यहां तो ज्यादातर जीव कॉन्फॉर्मर्स हैं, सारे पादप, अधिकांश जंतु कॉन्फॉर्मर हैं, और ये तो कमजोर हैं। किससे कमजोर हैं? नियामक से कमजोर हैं। तो फिर कॉन्फॉर्मर नियामक में क्यों नहीं परिवर्तित हो पाए? ज्यादा रेगुलेटर नियामक क्यों नहीं हो पाए? अभी तक कॉन्फॉर्मर अधिक क्यों हैं? तो इसका सिद्धांत एनसीईआरटी ने समझा रखा है अच्छी तरीके से। तो इधर सुनो बच्चों, जब गर्मियां होती हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है मई और जून में, तो इतनी गर्मी में बाहर जाकर काम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए हम एसी लगवाते हैं, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर है वो तापमान को 20 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, अनुकूल तापमान कर देता है, और हम बेहतर रूप से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं और काम कर पाते हैं। लेकिन दुनिया में बच्चों हर व्यक्ति जो है वो एसी अफोर्ड कर सकता है क्या? एसी महंगा आता है, उसके लिए खर्च लगता है, एसी को पहले खरीदना, फिर बिजली का खर्च उठाना, हर व्यक्ति एसी अफोर्ड नहीं कर सकता। यही बात, सेम सिस्टम यहां पर काम करता है। कॉन्फॉर्मर तो खराब लक्षण है, नियामक बेहतर लक्षण है, लेकिन नियामक बनने के लिए, नियामक के रूप में काम करने के लिए ऊर्जा खर्च ज्यादा लगेगा। ताप नियमन करना है, परासरण नियमन करना है, तो इसके लिए ऊर्जा खर्च ज्यादा लगेगा, और इतना अधिक ऊर्जा खर्च हर ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होता। सारे जंतु के पास इतनी अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होती कि वो नियमन में खर्च कर सकें। इसीलिए इस ऊर्जा की आवश्यकता के कारण ही कॉन्फॉर्मर्स जो हैं वो नियामक में परिवर्तित नहीं हो पाए हैं। इसी कारण अभी तक भी कॉन्फॉर्मर की संख्या ज्यादा है और नियामक की संख्या कम है। ठीक है, तो ये एक नोट है और समझ है जो याद रखनी है। तो ऊर्जा कारणों से या ऊर्जा कारणों या ऊर्जा आवश्यकता कारण के कारण से ऊर्जा आवश्यकता के कारण से जो सरूपक हैं नियामक में परिवर्तित नहीं हो पाए। में परिवर्तित नहीं हो पाए हैं। ठीक है भाई, और ये सेम ऊर्जा आवश्यकता हम एक जगह और पढ़ लेते हैं, एक जगह और पढ़ लेते हैं। उसमें क्या है भाई, एक एनसीईआरटी ने एक और पॉइंट ले रखा है बच्चों, बहुत छोटे स्तनधारी, छोटे स्तनधारी होते हैं श्रूज। ठीक है बच्चों, श्रूज क्या है, सबसे छोटे स्तनधारी हैं। और सबसे छोटे पक्षी जो होते हैं, छोटे पक्षी, सबसे छोटी पक्षी होती है बच्चों हमिंग बर्ड। हाँ, तो वैसे तो स्तनधारी और हमिंग बर्ड पक्षी ये तो समतापी हैं, ये तो कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये छोटे स्तनधारी और छोटे पक्षी ये भी ठंडे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, बर्फीले क्षेत्रों में ये भी नहीं पाए जाते। क्यों, अभी सुन लेंगे। तो छोटे स्तनधारी श्रूज, छोटे पक्षी हमिंग बर्ड ध्रुवीय यानी बर्फीले क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। ठीक है, केम कारण क्या भाई, क्यों नहीं पाए जाते सर? ये तो समतापी हैं, ये तो पाए जाने चाहिए। अरे लेकिन इनमें इतनी ऊर्जा नहीं होती, छोटे से हैं ये,
अब ये छोटे से स्तनधारी हैं, छोटे से पक्षी हैं, तो इनका क्या होता है बच्चों, इनका जो क्षेत्रफल है, इनका जो सरफेस एरिया है वो आयतन की तुलना में अधिक होता है। तो इससे क्या होगा भाई, इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का अनुपात अधिक होता है, मतलब इनका आयतन की तुलना में सरफेस एरिया अधिक होगा। भाई छोटे जीव है ना, बहुत छोटे स्तनधारी हैं, बहुत छोटे पक्षियां हैं, तो इनका आयतन बहुत कम है, आयतन बहुत छोटा है, लेकिन क्षेत्रफल तो बड़ा है, तो इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम अनुपात बड़ा होगा, यानी सरफेस एरिया अधिक होगा। अब सरफेस एरिया अधिक होगा तो ऊष्मा हानि भी अधिक होगी, क्योंकि ऊष्मा हानि तो क्षेत्रफल से होती है, तो इस कारण इनमें ऊष्मा हानि यानी हीट लॉस अधिक होगा। अब ऊष्मा हानि अधिक होगी बच्चों, तो इनको गर्म रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी ना। अगर इनका आयतन बहुत छोटा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो बड़े क्षेत्रफल से ऊष्मा हानि अधिक होगी, बड़े क्षेत्रफल से ऊर्जा हानि अधिक होगी, ऊष्मा हानि अधिक होगी, तो इनको ठंडे क्षेत्रों में गर्म रहने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिएगी। उतनी अधिक ऊर्जा इनके पास नहीं होती, इतनी अधिक ऊर्जा इनके पास होती नहीं, इसलिए ये ठंडे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, क्योंकि अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में इनका क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण इनमें ऊष्मा हानि ज्यादा होती है, ये अपने आप को गर्म रख नहीं पाते, इतनी ऊर्जा उत्पादित नहीं कर पाते, इसलिए ठंडे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। ऊष्मा हानि अधिक होती है और गर्म रखने हेतु ऊर्जा उत्पादन की अधिक क्षमता नहीं होती। ठीक है, तो यह कारण है कि बहुत छोटे स्तनधारी श्रूज और बहुत छोटे पक्षी ध्रुवीय या बर्फीले क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या देख लिया भाई, आज हमने जीव और समष्टि की बात तो चालू की थी, बट जीव और समष्टि में हमने सबसे पहले जीव की बात की है। जीवों में, ऑर्गेनिज्म में हमने दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म समझे हैं आज, रेगुलेटर यानी नियामक जो हम हैं, और बाकी जंतु और सभी पादप क्या होते हैं, सरूपक। बेहतर हमेशा, बेहतर लक्षण तो क्या रहेगा, रेगुलेटर का ही रहेगा, बेहतर लक्षण हमेशा रेगुलेटर्स ही होंगे, लेकिन क्योंकि ऊर्जा की खर्च ज्यादा होता है इसलिए सरूपक नियामक में परिवर्तित नहीं हो पाए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इतना पढ़ा है, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।